क्या बीजेपी ने केरल का सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल दिया है? विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटें जीती, लेकिन इस जीत से भी उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने अब राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में हुई पिछले दिनों जो कोर कमेटी की बैठक थी बीजेपी की, उसमें एक 13 सूत्रीय राजनीतिक एजेंडा पास कर दिया गया है, जिसने केरल की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार बीजेपी की रणनीति अल्पसंख्यकों को लेकर पूरी तरीके से बदल चुकी है और निशाना बहुत बड़ा है। इस नए एजेंडे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर बीजेपी ने अपना रुख बदला है, बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार ईसाई समुदाय के लिए, यानी लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो रणनीति तैयार की जा रही है, उसमें ईसाई समुदाय के लिए किसी विशेष आउटरीच प्रोग्राम का जिक्र नहीं किया गया है। यानी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चर्च के साथ अपने रिश्ते सुधारने और उनको मजबूत करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब रणनीति बदली गई है। वो बदली इसलिए गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उस तरीके से चर्च और चर्च के समर्थकों ने बीजेपी का सहयोग नहीं किया जिस तरीके की बातें चुनाव से पहले की जा रही थी। पार्टी लेकिन पूरी तरीके से चर्च से दूर नहीं हुई है, लेकिन चर्च के नेतृत्व के साथ एक संस्थागत स्तर पर ही संबंध बढ़ाने की जो रणनीति थी ना, उससे अब पीछे हट गई। यानी अब यह मान लिया गया है कि आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, वो ठीक है, लेकिन हम आपके लिए कुछ विशेष रूप से काम करेंगे केरल के अंदर, वो अब चीजें खत्म हो गई हैं क्योंकि आपने सहयोग विधानसभा चुनाव में हमको किया नहीं है। 2 बड़ी वजह इसकी रही है। पहली तो मैंने आपको बताई दी कि चर्च ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बिल्कुल सहयोग नहीं किया। चर्च का पूरा झुकाव जो कांग्रेस गठबंधन था, यानी यूडीएफ जो था, उसकी तरफ दिखाई दिया और वो वोट भी उधर ही गए। ईसाई समुदाय का 95% से ज्यादा वोट कांग्रेस के गठबंधन को मिला। और दूसरा जो कारण है इस बीजेपी की रणनीति में बदलाव का, वो ये है कि संसद के अंदर बीजेपी ने एक अधिनियम पेश किया था, FCRA संशोधन विधेयक 2026। इसका चर्च ने विरोध किया था। ये विधेयक जो है ये कहता था कि जो विदेशों से चंदा मिलता है एनजीओज वगैरह को, उसके ऊपर सख्ती की जाएगी और अगर इसके अंदर कोई फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं तो उस चंदे से जो संपत्ति खरीदी गई है उस संपत्ति को केंद्र सरकार जब्त कर लेगी। यानी विदेशों से जो चंदा लिया जाता था ना, उस नेक्सस के ऊपर इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार सख्ती करने जा रही थी और इसका चर्च ने केरल के अंदर विरोध किया और इसको लेकर विधानसभा चुनाव में बड़ी असमंजस की स्थिति बीजेपी की रही कि एक तरफ तो बीजेपी चर्च के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वहीं चर्च के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे भाई बीजेपी के साथ में मत जाना क्योंकि ये कर रही है, वो कर रही है, और जो गलत कर रही है, यानी चर्च के अनुसार जो बीजेपी ने गलत नीति अपनाई, उसमें इस FCRA संशोधन विधेयक का बहुत बड़े पैमाने पर जिक्र किया गया। तो बीजेपी के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो रही थी चुनाव के अंदर। तो ये 2 कारण रहे मुख्य रूप से चर्च से दूरी बनाने के। पहला तो ये कि आपने हमको समर्थन चुनाव में किया नहीं, दूसरा ये कि आप हमारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो जब तार्किक रूप से आप हमारे साथ नहीं है तो हम भी फिर प्रत्यक्ष रूप के आपके साथ में नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव हो गया। इसके अलावा एक नया मास्टर स्ट्रोक जो केरल बीजेपी खेलने जा रही है वो ये है कि OBC कार्ड को लेकर बीजेपी ने एक नई प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब हुआ क्या है इसको समझिए कि चर्च से रणनीति बदलने के बाद बीजेपी ने पूरा फोकस अपना केरल के अंदर OBC कार्ड पर शिफ्ट कर दिया है और अपने इस नए एजेंडे में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि धर्म के आधार पर OBC आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और अगर आप देते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। OBC आरक्षण का लाभ या किसी भी आरक्षण का लाभ केवल OBC, SC, ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ही दिया जा सकता है क्योंकि संविधान में भी इन्हीं का प्रावधान है। अब हुआ क्या है, केरल बीजेपी का यह आरोप है कि केरल में अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वर्ग है जो OBC के तहत आरक्षण का लाभ उठा रहा है और इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और आपको याद होगा इसको लेकर संसद तक में बीजेपी के नेता, केंद्रीय स्तर तक के नेता ये बयान दे चुके हैं कि धार्मिक आधार पर कहीं भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण केवल जातिगत है और वो जातिगत भी केवल हिंदुओं के अंदर है, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। अब यहां क्या कर रखा है केरल के अंदर कि कुछ अल्पसंख्यकों की जातियों को ही आपने OBC में शामिल कर दिया। अब जब OBC में वो शामिल हो गए तो स्वाभाविक रूप से OBC आरक्षण का उनको लाभ मिलने लग गया। बीजेपी ये कह रही है कि इनको OBC में आपने किया ही शामिल गलत है, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता अल्पसंख्यकों को, इसलिए उनको आरक्षण गलत दिया जा रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए। और इस तरीके से बीजेपी के
जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, जो अब केरल विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हो गए, उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि पार्टी की नीति जो है वो ये है कि सबके लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं। अगर राज्य सरकार मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी के दबाव में तुष्टीकरण करेगी या तुष्टीकरण की दिशा में आगे बढ़ती है तो बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। यानी बीजेपी ने केरल में अपनी लाइन बिल्कुल साफ कर दी है कि भैया हिंदुओं का वोट मिला है तो बात भी केवल हिंदुओं की ही की जाएगी, किसी तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण का हम समर्थन नहीं करेंगे, उसको लागू भी नहीं होने देंगे। अब इस 13 सूत्रीय एजेंडे में एक जो नई चीज और जोड़ी गई है वो ये है कि सबरीमाला मुद्दा जो है बीजेपी की तरफ से वो इसमें शामिल किया गया है। पार्टी ने सबरीमाला गोल्ड लूट वाले मामले में सीबीआई जांच की मांग की है कि राज्य सरकार इस केस को सीबीआई को सौंप दे। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उस दौरान जो भक्तों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की गई है। बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए लेकिन लेफ्ट ने उन मुकदमों को बाद में वापस नहीं लिया था। अब यूडीएफ की सरकार आई है तो बीजेपी ने ये दाव फिर चल दिया कि भैया उन मुकदमों को वापस लो, क्योंकि वो तो विरोध प्रदर्शन थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। आपने मुकदमे दर्ज कर लिए हिंदुओं के खिलाफ, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। तो बीजेपी एक तरीके से यूडीएफ सरकार जो है केरल की उसको घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि केरल सरकार के ऊपर पूरा का पूरा इस समय जो दबाव है या नियंत्रण है वो मुस्लिम लीग का रहने वाला है। 22 एमएलए है मुस्लिम लीग के जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस अब उनके बिना सांस भी नहीं ले पाएगी केरल में, ये बात बीजेपी को पता है। इसीलिए इन तमाम मुद्दों को बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल करते हुए अब धरातल पर उतारना शुरू कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी डिमांड की है कि केरल में सभी मंदिरों की संपत्तियां और परिसंपत्तियां जो है उनकी सरकारी ऑडिट की जाए, ताकि ये पता चले कि एलडीएफ सरकार के कार्यकाल के अंदर किस तरीके से इन मंदिर की संपत्तियों की लूट की गई और किस तरीके से इनके अंदर गड़बड़ियां की गई। एक तीर से दो निशाने बीजेपी करना चाह रही है, जहां एक तरफ एलडीएफ इस मुद्दे पे घिर जाएगी, वहां दूसरी तरफ यूडीएफ जब इस तरीके के काम करेगी तो मुस्लिम लीग उसमें अड़ंगा डालेगी। निश्चित रूप से कोई ना कोई गड़बड़ी भी हो सकती है और बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा और मिल जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने शिक्षा संस्थानों में निवेश बढ़ाने, बच्चों को धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों, आतंकवादी संगठनों जैसे पीएफआई जैसे इनमें और नशे के प्रभाव से बचाने के लिए कदम उठाने की भी बात कही है। यानी पूरा का पूरा एक लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र बता दिया है कि भैया ये हमारे 13 एजेंडे रहेंगे, इस पे हम काम करेंगे और जिस तरीके से समर्थन हमारे को जनता का मिला है लोकसभा चुनाव में अब हम उसको बेहतर प्रदर्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव ने बीजेपी को केरल के अंदर बहुत बड़ी उम्मीद दे दी है। बीजेपी केरल में उसी ग्राउंड के ऊपर खेलती हुई दिख रही है जैसा वो पश्चिम बंगाल में हुआ कि 2016 के चुनाव में केवल 3 सीट, 21 में 77 और 2026 के अंदर सरकार। केरल में भी यही हुआ है कि बीजेपी के पास पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं थी, इस बार बीजेपी ने 3 सीट जीती हैं, 6 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही है, 21 सीटें ऐसी रही हैं जिन पे बीजेपी को 20% से ज्यादा वोट मिला है और 10 सीट ऐसी रही हैं जहां बीजेपी 30% से ज्यादा वोट हासिल कर गई है। कुल मिलाकर बीजेपी को लगभग 11.5% के आसपास वोट मिला है केरल में, यानी 24 लाख वोट लिए हैं बीजेपी ने। कांग्रेस सत्ता में आई है, 63 उसके विधायक हैं और वोट उसको मिले हैं करीब 62 लाख और बीजेपी के पास केवल 3 विधायक हैं लेकिन उसको वोट मिले हैं 24 लाख। और बीजेपी ये चाहती है कि इस आंकड़े को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से लेफ्ट से कट के हिंदू बीजेपी के साथ में जुड़ रहा है वो बीजेपी की उम्मीदों को बढ़ाता जा रहा है और इसीलिए बीजेपी ने उसी पिच के ऊपर केरल में बल्लेबाजी शुरू कर दी है जो पिच उसने पश्चिम बंगाल के अंदर तैयार किया था। तो दोस्तों, क्या बीजेपी का नया ओबीसी दांव और एंटी तुष्टीकरण की नीति केरल में उन्हें एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।